हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा एक बार फिर संविधान संशोधन का तीसरा भाग आपके लिए लेकर आया हूं। और हम यहां पर समझने वाले हैं संविधान संशोधन के भाग 3 में कि आगे के संविधान संशोधन कौन से। हम यहां पर 91 अमेंडमेंट से बढ़ेंगे और 104 अमेंडमेंट तक हम यहां पर चलेंगे, है ना। 91 अमेंडमेंट तक हम देखने वाले, प्लस इसके साथ ही हम क्या देखने वाले हैं, आगे जो हमने चीज़ें कवर करी है, आगे जो हमने चीज़ें कवर कर चुके हैं, मतलब हम पार्ट वन, सॉरी, हम पार्ट वन और पार्ट टू में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसके लिस्ट को हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा। देखिए, सबसे पहले है 91 अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना, 91वें संविधान संशोधन की। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 2003 में ये संशोधन किया गया था, है ना। मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, है ना। दल बदल प्रावधान हमने किस में देखे थे? हमने देखे थे अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 10th शेड्यूल की हमने बात करी थी। 10th शेड्यूल में हमने हमारा क्या देखा था? हमारे दल बदल, है ना, दल बदल के बारे में देखा था, जो कि 51 यानी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब 10th शेड्यूल के बारे में ये क्या बताता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, है ना, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल कुल क्षमता, है ना, या फिर सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। या तो क्या बना रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बना रहे हैं, मंत्री 15% से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% से ज्यादा नहीं आना होना चाहिए, मतलब 545 है, 545 है। ठीक है, तो 545 लगभग, हमने यहाँ पर क्या बोला, 545 500 का 15% कितना निकला हमारा? लगभग हम यहाँ पे बात करके चलते हैं 75, है ना। अराउंड 75 के अराउंड हमारे क्या होना चाहिए, मंत्री यहाँ पर पद धारण करेंगे, है ना। ठीक है, इस आधार पर हम चलते, तो मंत्रियों की संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी। 545 अभी हमारे लोकसभा में सदस्य है ना, उन सदस्यों में से उससे ज्यादा संख्या मंत्री परिषदों की नहीं होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत? 15%, याद रखिएगा। कब? 91वें संविधान संशोधन के आधार पर बताया गया है। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह संसद में मंत्री बनने के लिए अयोग्य निरहर या निरहर होगा, है ना, उसे हटा दिया जाएगा यदि किस आधार पर? दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जाता है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या, है ना, राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य विधानसभा की कुल संख्या का वही 15%, क्योंकि हर राज्य में विधानसभा, है ना, विधानसभा के अलग अलग है। यदि एमपी की बात करें तो 250 है ना, एमपी की बात करें तो हम वहाँ 250 है। यदि हम बात करते हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 290 है वहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग किसकी संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या, उस आधार पर उनके मंत्रियों की संख्या भी होगी। परंतु किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, क्योंकि कुछ राज्यों में, है ना, विधानसभा की सीटें बहुत कम है ना, विधानसभा की सीटें बहुत कम है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, तो इसमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ सिक्किम हो गया, है ना, यहाँ मेघालय हो गया। ठीक है, इनमें और भी दूसरे जितने भी राज्य हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है, उसके आधार पर यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी कम है। ठीक है, यदि विधानसभा की सीटें कम है तो वहां पर 12 से भी कम क्या होंगे, विधानसभा सदस्य होंगे। लेकिन हमने फिक्स कर दी, यदि 50 भी होती है, यदि 50 भी लोग होते हैं वहां पे विधानसभा में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर 12 सदस्य उसमें से क्या हो जाएंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, है ना, जनरल सामान्य रूप से हमको इसको जान के रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य विधायिका। और हाँ, एक बात और याद रखें कि ये अभी भी अप्लाई है और ये अच्छे से चलते हैं आज भी, है ना, हमारे संविधान में इसे। और हमारे मंत्रिपरिषद की संख्या भले ही राज्य में हो या केंद्र में हो, इससे ज्यादा नहीं की जाएगी। ठीक है, देखते हैं, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वो मंत्री बनने के योग्य नहीं होगा।
ठीक है, ये भी सामान्य रूप से वैसा ही था जैसा कि हमारा केंद्र में किया गया। तो 51वां संविधान संशोधन किसको किया गया था कि हमारे दल बदलू की जो नीति है, दल बदल की नीति और ज्यादा सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमने 91 अमेंडमेंट करा, 51वां संविधान संशोधन करा। ठीक है, और भी प्रावधान देखते हैं हम 51वें संविधान संशोधन के। संसद व राज्य विधानमंडलों में किसी भी सदन की कोई भी पार्टी सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी भी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा, उसको कोई वेतन भत्ते और बाकी सब चीजें नहीं मिलेगी, है ना। लाभप्रद राजनीतिक पद का अर्थ अभिप्राय निम्नलिखित से, मतलब लाभ का पद किसे माना जाएगा, ठीक है, लाभ का पद का अर्थ या अभिप्राय किससे है ना, केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद जिसके लिए सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक मिलता हो। जैसे कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो सकते हैं, ये क्या लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये राज्य या केंद्र से क्या प्राप्त करते हैं, सैलरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, राजस्व से वेतन प्राप्त करते, तो वेतनधारी कोई भी व्यक्ति हो जो केंद्र के अंतर्गत वेतन प्राप्त करता है ना, वो क्या हो सकता है, वो हमारा मंत्री बनने लायक नहीं होगा। ना तो वो तो लोकसभा सदस्य बनेगा, ना तो वो राज्यसभा सदस्य बनेगा। यदि वो रिटायर होता है उसके बाद वो कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन सदस्य रहते हुए, वेतन प्राप्त करते हुए वो ऐसी भी किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता। केंद्र तथा राज्य सरकार के पूर्णतः अंशतः मालिकाना, पूर्णतः या अंशतः, पूर्ण रूप से सरकार के अंदर है या अंशतः आधा सरकार के अंदर, 50-50% प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, मालिकाना स्वामित्व के अधीन किसी भी निकाय का कार्यालय, है ना, कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है, 361 का 1B में दिया हुआ है। ठीक है, ये घोषित करता। 10वीं अनुसूची के में वर्णित 1/3, है ना, किसी भी किसके किसी भी विधायक दल का, जैसे अपन किसकी बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं या बीजेपी की बात करते हैं, है ना, कांग्रेस या बीजेपी ये विधायक दल होते हैं। ठीक है, उसका 1/3, 1/3 सदस्यों के दल बदलने से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, है ना। इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर भी इन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। सपोज ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने 100 सदस्य है किसके, है ना, कुल यदि हम बात करते हैं तो 100 सदस्य किसके हो गए हमारे, कुल 100 सदस्य हमारे थे बीजेपी के, है ना। यदि बीजेपी के कुल 100 सदस्य है और ये क्या करते हैं, दल बदल के आधार पर क्या करते हैं, 1/3 सदस्य चाहते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए। ठीक है, तो मतलब लगभग हम बोलते हैं 30 सदस्य। तो ये 30 सदस्य यदि कभी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका चुनाव निरस्त नहीं होगा। पहले ऐसा प्रावधान था जब दल बदल विरोधी कानून आया, लेकिन इस प्रावधान को भी हटा दिया गया। मतलब अब 1/3 के आधार पर कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। 2003 में इसे हटा दिया गया। 1/3 के आधार पर अब कोई संरक्षण प्राप्त नहीं। यदि आपने दल छोड़ा कि अ, आपका जो सीट है वो खाली मानी जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये साधारण से हमारे संशोधन कर दिए गए, जिससे क्या हो गया, हमारी राजनीतिक प्रणाली क्या हो जाती है, सुदृढ़ बनती है। इससे राजनीतिक प्रणाली में क्या हो जाता है, सुदृढ़ता आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में ये अंतिम रूप से था जब भाषाएं जोड़ी गई। ये अंतिम रूप से भाषाएं जोड़ी गई, 4 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे याद रखें इसको, बोडो, मैस। मैस आपको पता है मैस क्या होती है, खाना खाते हैं तो बोडो मैस। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो ऐसे याद रहेगी बोडो मैस। अब बोडो मैस क्या हुआ था, 2003, बोडो मैस 2003, ऐसे याद रखें। ठीक है ना। ये संविधान में नई भाषाएं जोड़ दी गई, कौन से, किसमें जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ दी गई। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई,
कितनी हो गई हमारी? 22 मान्यता प्राप्त भाषा हो गई। लेकिन शुरुआत में कितनी थी? 14 ही थी। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था, जब 14 ही भाषाएं थी। उसके बाद हम ऐसे ऐसे हर भाषा को क्या करते गए, एक एक संविधान संशोधन से जोड़ते गए। ये 21वां संविधान संशोधन से हमने क्या कर दी? सिंधी भाषा जोड़ी। फिर उसके बाद नेपाली जोड़ी, है ना। 1992 में हमने क्या कर दिया? 3, है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ऐसे याद रखे, कोक, मणि, नेपाली, कोंक, मणि, नेपाली, ऐसे याद रखे। तो कोंक, मणि, नेपाली, तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 1992 में। और बोडो मैस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003 में इसको शामिल किया गया है। ये सब भाषा हमारे क्या किसमें शामिल कर गई? 8th शेड्यूल में हमने शामिल कर ली, और अंतिम रूप से यही भाषा है। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाओं के शामिल करने के प्रावधान है, लेकिन अभी तक उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कि बहुत सारे राज्यों ने बोला है कि हमारी इन भाषाओं को भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक उन पर सिर्फ विचार हो रहा है, उनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलते हैं, है ना। 97वां संविधान संशोधन, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में करा। ये हमारे किसमें? ये हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता है। ये करता है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता है। यहाँ पर मौलिक अधिकार में क्या परिवर्तन हुए वो देख लेते हैं। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में देखा गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने क्या कर दिया गया? ये संविधान संशोधन करा 2011 में, है ना। संविधान में तीन निम्नलिखित बदलाव किए गए। पहला बदलाव, सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या आप मौलिक अधिकार है आपको, क्या आप सहकारी समिति बना सकते हैं। ठीक है, फिर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निषेध तत्वों में शामिल, है ना, किया गया। नीति निषेध तत्वों में भी किसको शामिल कर लिया गया? नीति निषेध तत्वों की बात करें तो 43B में इसको शामिल कर लिया गया, जिससे आप क्या हो कि राज्य भी क्या करे? नीति निषेध तत्व के, राज्य के नीति निषेध तत्व। तो ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को सूचित करते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे सहकारी समितियों को बनाने में सहायता करते हैं। तो उसका तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, तो संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया, है ना। 9B एक और भाग जोड़ दिया गया, है ना। और क्या कर दिया गया? यहाँ पर सहकारी समितियां बना दी गई, है ना। तो हम यहाँ पर भाग बात करते हैं। भाग 9 में हमारी है पंचायत। भाग 9A में हमारी क्या है? नगर निगम, है ना, नगर निगम। ठीक है, और उसके बाद हमारा भाग 9B में हमारा क्या आ गया? सहकारी समितियों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया। सहकारी समिति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संविधान में इसकी बात की जा रही है। सहकारी समितियों, है ना, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में 43B में सहकारी समितियों का विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना। यह एक एक तरह का व्यापार है जिसमें सामान, है ना, समान वर्ग और समान व्यवसाय के व्यक्ति साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुटता से कार्य करते हैं, है ना। इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शामिल किए गए हैं? 243ZH से लेकर 243ZT तक, है ना, ZH से लेकर ZT तक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 243 याद रखें, 243 में हमारी क्या है? पंचायत, इसी में हमारी नगर निगम नगर पालिका, और इसी में ही क्या है? सहकारी समिति। तीनों ही 243 में है ना। ZT तक हमारे ये हमारे आर्टिकल जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक और चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग 9 में कौन कौन से आते हैं ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। 99वां संविधान संशोधन, यहाँ से एक और बहुत ही बड़े बदलाव शुरू हुए थे हमारी न्यायिक प्रणाली में। 99वां संविधान संशोधन उसी को ही बताता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में हमने क्या परिवर्तन करना चाहे थे। ठीक है, तो 2014 में 99वां संविधान संशोधन होता है हमारा। ठीक है, उसमें बात निकल कर आती सबसे पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या कर दिया गया? एक नए निकाय, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, है ना, NJAC की स्थापना की गई। NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के साथ की गई, है ना।
हालिया सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली को और क्या करा, वापस से कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। मतलब क्या हुआ, कॉलेजियम प्रणाली वापस से आ गई। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या हो रहा था। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमने कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों को क्या रखा हुआ है, सेपरेट रखा हुआ है, अलग अलग दिया रखा हुआ है। यदि कार्यपालिका ये जो कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, यदि ये कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो क्या हो जाएगा, ये कार्यपालिका के हाथ में चल जाएगा। मतलब कार्यपालिका मतलब पीएम, है ना, और मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद, और ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें हस्तक्षेप होने लगेगा। ठीक है, और हस्तक्षेप को अलग करने के लिए ही हमारा ये सब चीजें बनाई गई है। इन दोनों को ही अलग किया गया है, नीति निषेध तत्वों में, है ना, शामिल किया गया है, और इन दोनों को अलग अलग हिस्सा बना दिया गया। इन दोनों में का एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है ना। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जैसे कुछ प्रावधान हो गए, न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके आधार पर क्या हो सकता है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को और कुछ संवैधानिक संशोधनों को इसने खारिज भी करा है। ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा होता है हमारे संविधान को। तो संवैधानिक असंवैधानिक घोषित करके शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और कॉलेजियम व्यवस्था वापस से बहाल कर दी गई। देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, सबसे पहले तो हम समझ लें कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत की जाती है ना। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे तो 124 और 217, है ना, इसके आधार पर क्या की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्ष 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, किसके, केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती थी, है ना, जिस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाता, जिस पर अंतिम मुहर किसकी लगती है, राष्ट्रपति की लगती थी। ठीक है, 1993 में अहम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ, है ना, किसने बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का अर्थ उसकी कानूनी अनुशंसा है, जिसे स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी है। ठीक है, कानूनी अनुशंसा है, मतलब वो कानूनी आधार पर अपने आधार बताएगा कि किस आधार पर किसी जज को क्या बनाना है। यदि कोई हाई कोर्ट का जज है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। यदि कोई वकील है ना, कोई वकील, सरकारी वकील है, तो उसको क्या करना कर सकते हैं, उसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो ऐसे, है ना। तो ये प्रणाली को किस आधार पर बनाता है, वो अनुशंसा, वो किस आधार पर बताता है ना। तत्पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होने लगी। कब से, 1993 से हमारी कॉलेजियम प्रणाली चली आ रही है ना। 1993 से इस प्रणाली को बहाल कर दिया था, और तब से यह प्रणाली चली आ रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान किया गया है। कॉलेजियम प्रणाली वह प्रणाली है जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, कितने, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कोरम, है ना, ये कोरम, है ना, क्या है, कोरम, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की सिफारिश करता है। यहाँ पर कौन कौन शामिल है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल है, जो क्या करेंगे, एक कोरम बनाएंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेंगे, और उनसे संबंधित क्या करेंगे, सिफारिश भी क्या करेंगे, हमें देंगे। तो देखिए, जैसा कि स्थानांतरण और इसकी सिफारिश करते हैं, है ना, ये 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, और ये क्या करेंगे, स्थानांतरण की सिफारिश करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, उच्चतम न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, यदि हम किसकी बात करें, राज्यों की न्याय बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय में, है ना, तो उसकी जो नेतृत्व होगा क्या करेगा, वहां का मुख्य न्यायाधीश करेगा, और उस अदालत के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे। यदि हम राज्य की बात करें, है ना, तो राज्य में क्या होगा, इस आधार पर चलेगी हमारी, है ना, जो कॉलेजियम व्यवस्था होगी वो किस आधार पर चलेगी, इसी आधार पर चलेगी। जैसे हम थोड़ा सा
एक व्यू देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कॉलेजियम व्यवस्था की, कॉलेजियम सिस्टम की बात करी, यदि हम किसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 जो होंगे वो सीनियर जज होंगे। उसमें क्या शामिल होंगे, 4 सीनियर जज शामिल होंगे। और ये क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, प्लस ट्रांसफर करेंगे, है ना, अपॉइंटमेंट करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी सेम व्यवस्था है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट में देख लेते हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो चीफ जस्टिस होंगे, है ना, चीफ जस्टिस होंगे स्टेट के, चीफ जस्टिस स्टेट के होंगे, प्लस 4 क्या होंगे, सीनियर जज होंगे, 4 सीनियर जज होंगे। और यही क्या करेंगे, हमारे किसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे प्लस ट्रांसफर करेंगे। ये दोनों व्यवस्था किसके हाथ में है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, इधर की सॉरी, इधर की किसके हाथ में, हाई कोर्ट के हाथ में, और इधर की किसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, ये सभी चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखें, है ना। नॉर्मली हमारा है ना। अब ये कॉलेजियम प्रणाली तो हमारी हो गई, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली हो गई। और इसमें याद रखिएगा कि कितने, कौन न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश है और 4 वरिष्ठ है। यहाँ न्यायाधीश है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तब सरकार ने, अब देखिए इस सरकार ने क्या करा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या शामिल था। अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शी, है ना, ये पारदर्शी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एवं व्यापक आधार पर, है ना, प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखो पारदर्शी तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिफारिशें चलने लगेगी, फिर यहाँ पर पूरी सिफारिशें चलने लगेगी यदि यहाँ पर कार्यपालिका हस्तक्षेप कर देती है तो। पहले आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत सिफारिशों का दौर चल रहा है, सिफारिश करें और अपनी ड्यूटी लगवा लें। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधान न्यायाधीश ही होंगे, है ना। इसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश के बारे में बात करा हुआ है कि प्रधान न्यायाधीश जो होंगे, जो सीजेआई है, वो सीजेआई क्या होंगे, ये ही भारत के क्या होंगे, इस वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष ये भी होंगे, है ना, होंगे, है ना। सदस्यों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ, वहां पर कितने थे, पहले हम बात करें तो कितने थे, 4 थे वहां पर, है ना। और इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने रखे गए हैं, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश की बात करी हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, देखो यहाँ पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो गया, केंद्रीय विधि मंत्री को इसमें शामिल कर दिया गया, न्याय मंत्री को इसमें शामिल कर दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री की समिति द्वारा मनोनीत 2 विख्यात व्यक्ति। अब ये विख्यात व्यक्तियों में कुछ भी बोला नहीं गया कि विख्यात व्यक्ति कौन, है ना, वो कोई प्रमुख व्यक्ति भी हो सकते हैं जो विधि का ज्ञाता हो, और ऐसे 2 व्यक्ति और शामिल हो सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर इसके अंदर कितने सदस्य हो गए, टोटल यदि कुल मिलाकर हम यहाँ सदस्यों की बात करेंगे, सबसे पहले तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, प्लस 2 सदस्य यहाँ से हो गए, ठीक है, एक केंद्रीय विधि मंत्री हो गया और केंद्रीय न्याय मंत्री हो गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 2 सदस्य और हो गए, तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6 और एक 7, ये 7 सदस्यीय क्या था, निकाय था, है ना, 7 सदस्यीय निकाय बना दिया, जिसमें जो है न्यायिक आधार पर कितने व्यक्ति शामिल हो रहे थे, बस एक, है ना, 1 2 3, ये न्यायिक आधार पर 3 व्यक्ति शामिल हो रहे थे। और बाकी ये जो 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति जो शामिल हो रहे थे हमारे, वो कहाँ से हो रहे थे, केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करेगी। ठीक है, 2 विख्यात व्यक्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति द्वारा होगा। देखो, अब 2 विख्यात व्यक्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति द्वारा होगा। इस समिति में कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, अथवा विपक्ष का नेता ना होने की स्थिति में लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, है ना, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसके अंदर शामिल होगा। मतलब ये जो 2 व्यक्ति है, ये जो 2 व्यक्ति, इनको चुनने के लिए भी और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को चुनने के लिए भी और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने, 3 व्यक्ति। यहाँ पर सीजेआई तो होगा ही होगा, है ना, सीजेआई, फिर पीएम होंगे, प्रधानमंत्री हमारे इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये विपक्ष का नेता, विपक्ष का
नेता एक शामिल होगा। यदि विपक्ष का नेता नहीं चुना जा सक रहा है, वहां पर विपक्ष का नेता नहीं है, तो जो दूसरा सबसे बड़ा दल है, पहला बड़ा दल जिसका पीएम है और दूसरा बड़ा दल जो होगा उसका एक नेता, उनको शामिल कर लिया जाएगा और एक दो व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, इस आधार पर संरचना को समावेशी बनाने के मकसद से इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक जाने माने व्यक्ति हो, है ना, एक जाने माने व्यक्ति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यक अथवा महिलाओं वर्ग में से मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, मतलब हर पड़ाव को इसके अंदर शामिल किया। अभी तक कितने सदस्य थे? 7। इसके अंदर एक और आ गया। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कोई एससी हो, एसटी हो, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, वुमेन्स कमीशन की तरफ से हो सकता है। ठीक है, एसटी से आ सकता है, एससी से आ सकता है, वुमेन कमीशन से आ सकता है, ओबीसी ओबीसी से आ सकता है। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति इसके अंदर शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने नियम खुद तैयार करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने नियम खुद तैयार करेगा। यहाँ पर नियमावली के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। मतलब यहाँ पे संशोधन जो भी होगा, किस हिसाब से लोगों को, मतलब किस हिसाब से न्यायाधीशों को की नियुक्ति की जाएगी, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी वो किस आधार पर की जाएगी, यहाँ पर बनाने का प्रावधान उनका ही था। ठीक है, लगभग 1 साल भी नहीं चला ये, और इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर पा रहे हैं कि जब कब आया, 2014 में संशोधन करके लाए, और वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया और अमान्य कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी नहीं बोले तो कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका का हस्तक्षेप इसके अंदर होगा। यदि कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा तो न्यायपालिका हमारी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में भी देखें। आप इसके नोट्स बनाए बहुत अच्छे से, और इन पॉइंट्स को नोट कर कर रखें कि कहाँ पर किसको मतलब कौन से न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, प्लस यहाँ पर कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कितने व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। तो मतलब लगभग पूरे कुल मिलाकर 8 व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, है ना। चलते हम आगे आगे आ जाते हैं हम 100वें संविधान संशोधन में। 100वें संविधान संशोधन कब किया गया है? 100th अमेंडमेंट कब किया गया है? 2014 में किया गया। ठीक है, अब वो 2014 में तो किया गया, है ना। एक चीज और ये जान ले कि भारत भारत क्या कर सकता है, भारत संशोधन द्वारा, यहाँ पर देख लेते, सॉरी, यहाँ पर देख, है ना, भारत जो है संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके क्या कर सकता है, अपना भाग, अपना जो भाग है वो किसी अन्य देश को दे सकता है, अन्य देश को दे सकता है, या फिर हम किसी देश से क्या कर सकते हैं, कोई भी भाग ले सकते हैं संशोधन के द्वारा। जबकि भारत को हम क्या बोलते हैं, अखंड भारत। अखंड भारत के बारे में हम बोलते हैं, तो अखंड भारत है, भारत अखंड ही, हम उसका खंड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन संवैधानिक संशोधन द्वारा कोई सा भी भाग क्या किया जा सकता है, यदि ऐसा लगता है किसको, सरकार को, तो वो किसी भाग को क्या कर सकती है, दूसरे देश को दे सकती है, और कुछ भाग को दूसरे देश से ले सकती है। दोनों चीजें ही यहाँ पर संभव है। ठीक है, हम चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1976 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों, क्या, कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ भूभागों को, अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया, है ना। अन्य भूभागों को कर दिया गया, बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। कुछ मतलब लिखा हुआ है, मतलब थोड़े भूभागों को, जैसे कहीं पर, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा मैपिंग में देख लेते हैं, है ना, ये हमारा उधर का एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट का है। इधर से हमारा वेस्ट बंगाल शुरू हो जाता है, यहाँ पर है हमारा बांग्लादेश, यहाँ पर खड़ा हमारा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, है ना। अब क्या है कि यहाँ से कुछ हिस्सा कहाँ से जाएगा, कुछ हिस्सा हमने क्या करा है, यहाँ पर मेघालय मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा असम लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा असम लगता है, यहाँ से त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, और ये मणिपुर लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हिस्से हैं, इनमें से कुछ कुछ बाउंड्री क्या कर दी गई, उनको दे दी गई, और कुछ कुछ हिस्से क्या कर दिए गए, ले लिए गए, है ना।
यहाँ से मेघालय से, और सभी हिस्सों में से कुछ हिस्से दे दिए गए और कुछ हिस्सों को क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किस कहाँ कहाँ से, असम, ये यहाँ बीच वाले हिस्से तो जो यहाँ पर लग रहा है असम, और यहाँ वाले हिस्से पर मेघालय के नीचे लग रहा है। ठीक है ना। तो असम, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र जो यहाँ से लग रहे हैं, इस वाले इलाके में लग रहे हैं, है ना, पश्चिम बंगाल। तो उसके बाद मेघालय, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये मेघालय का है, तो मेघालय के हिस्से से। और त्रिपुरा, ये छोटा सा, ये जो हमने यहाँ पर देखा था, एक बार वो बना देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा हमने देखा था, ये छोटा सा जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसके हिस्से किसमें शामिल, इसका थोड़ा सा हिस्सा किसमें शामिल कर दिया गया, हमारे बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, कहाँ से, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, है ना, इससे संबंधित चार राज्यों के हिस्से, है ना, किसमें शामिल किए गए, शामिल भी किए गए और कुछ हिस्से लिए भी गए। इसके कारण हमने क्या करा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करा। किसमें संशोधन करा, हमारी प्रथम अनुसूची में हमने यहाँ पर संशोधन कर दिया। ठीक है, अतः किसी भूभाग को अनुच्छेद 368, है ना, के तहत संविधान में संशोधन करके किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है ना, किसी भी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है ना। ये नवे संविधान संशोधन के द्वारा हमें बताया गया था। ठीक है, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि हम क्या कर सकते हैं, 368 के अनुसार अमेंडमेंट करके क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को हमारा हिस्सा दे सकते हैं, या फिर किसी दूसरे देश से हमारा हिस्सा या फिर कोई हिस्सा लिया जा सकता है। जो नवे संविधान संशोधन की बात थी, है ना, वो कहाँ पर अप्लाई हुई, वहां पर हमने 100वां संविधान संशोधन करा और क्या कर लिया, कुछ हिस्से को ले लिया, कुछ हिस्से को दे दिया। ठीक है, ये 100वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ठीक है, किसके तहत किया गया, इसको बोला जाता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक। ये याद रखिएगा, ये विधेयक है ना, ये बिल है, ये बिल पेश हुआ था, है ना, कौन सा, 119वां। लेकिन अभी तक कितने, 104 ही संविधान संशोधन क्या क्या हो चुके हैं, विधेयक पास हुए। 104 ही संविधान संशोधन विधेयक पास हुए हैं, है ना। इसके बीच बीच में बहुत से संविधान संशोधन आते हैं जिन्हें पास नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे संविधान संशोधन विधेयकों की संख्या की बात की जाए तो 100वां संविधान संशोधन क्या है हमारा, 119वां विधेयक है ना, बिल है, 119वां बिल जो हम लेकर आए थे 2013 में, जिसको हमने पास करा और बांग्लादेश से सीमाओं को हमने क्या करा, शेयर करा। यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। यह भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिलेंगे, है ना, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 17,160 एकड़। जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र मिलेंगे, जो कितना हो जाएगा, 7,110 एकड़। इतना क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। ये इसलिए होता है ना, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या किया जाना है, शांति रखी जानी, है ना। इन क्षेत्रों में जितनी शांति ज्यादा बनी रहेगी, दोनों राज्यों के लिए, देशों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, है ना, इन क्षेत्रों की बात करें, जैसे सीमा वाले क्षेत्र हैं, तो कुछ लोग जस्ट सीमा पे यहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग कुछ मानते अपने को, कहाँ का, बांग्लादेश का। वो अपने को वहां क्या मानते हैं, बांग्ला मानते हैं और बांग्लादेश का मानते हैं। ठीक है, लेकिन वो भारत की सीमा के अंतर्गत रहते हैं, उनका पूरा व्यापार कहाँ से होता है, पूरी बांग्लादेश सीमा से और बांग्लादेश क्षेत्र से होता है। तो ये क्षेत्र हमने क्या करे, यहाँ से कट करके किसको दे दिए, हमने बांग्लादेश को, और हमने हमारी सीमा के कर ली यहाँ से। और कुछ व्यक्ति जो रहते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते हैं, है ना, ये बांग्लादेश, ये इंडिया, तो कुछ क्षेत्र यहाँ रहते हैं, तो हमने ये सीमा को यहाँ से कट करके इतना ऐसा ले लिया। तो हमारी सीमा का नया निर्धारण क्या हुआ, ये हमारी नई सीमा बन गई। ये हमारी नई सीमा का निर्धारण हो गया, जिसमें ये क्षेत्र जो बांग्लादेश में के क्षेत्र के हक में चले गए, और ये किस में आ गए, ये भारत के क्षेत्र में आ गए। ठीक है, ये समझ में आया, इजी है समझने में। 100वां संविधान संशोधन हमारे किसके लिए था, 100वां भूल जाते हैं हम कि 100th अमेंडमेंट किसके लिए हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, है ना, जीएसटी बिल। ठीक है, जीएसटी बिल। ठीक है, अब देखो, इसमें समझते हैं हम कि 101वां संविधान संशोधन जो हुआ, जो 2017 में लेकर आए, है ना, 2017 में संविधान संशोधन हुआ, 101 हुआ। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर,
है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई, है ना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, ये याद रखिएगा, है ना, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में ऐसा हम बता देते हैं कि जैसे, है ना, लगेगा किसके ऊपर? जिस व्यक्ति ने परचेस करा, जिस व्यक्ति ने खरीदा। बनाया किसने? यदि इसने एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु बनाई जिसको बनाने में टोटल कितना लगता है, यदि 5 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसा करके कच्चा माल आता है और एक वस्तु का निर्माण होता है, एक वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, अब इन सब के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। और क्या होता है यहाँ पे से? फिर सर्विस टैक्स भी लगेगा और बहुत सारा सब कुछ ऐड करके, है ना, यहाँ पर टैक्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ ऐड करके जब प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो ये टोटल प्रोडक्ट कितने में बना है? 10 में बना है। प्रोडक्ट कितने में बना है? 10 में बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये कच्चा एकदम उसकी शुद्ध राशि है कि 10 रुपए में बना है, लेकिन ये आप तक पहुंचता पहुंचता हो जाता है 15 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लग गया? टैक्स भी लग गया। ठीक है, ये टैक्स आपके ऊपर लगा क्या? नहीं लगा, ये आपके ऊपर प्राइस में ही ऐड हो गया। ये टैक्स किसके ऊपर लगा हुआ था? जिस निर्माता के ऊपर, जिसने बनाया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स टैक्स नहीं, लेकिन ये वसूला किससे जा रहा है? हमसे वसूला जा रहा है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर। आपने देखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा हुआ रहता है वहां पर। तो सभी टैक्स क्या पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं लग रहा। जैसे आपकी इनकम है, आपने कमाया 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए, और 1 लाख के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लग गया, सपोज सपोज आपने कमाया, उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और इनडायरेक्ट कैसा? जो चीज आपने खरीदी उसके ऊपर टैक्स लगते लगते उसका भाव इतना बढ़ चुका है। ठीक है, और ये टैक्स के साथ इंक्लूडेड इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। अब आपने जैसे इसको पे करेंगे तो आपने टैक्स भी पे करा साथ में। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर, और इसी को सुधार के लिए हमारे क्या किया गया? जीएसटी बिल लाया गया। ठीक है, यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य आधारित मतलब जो आखिरी आखिरी जो होगा, मतलब यूजर जो होगा, जो इसका यूज करेगा ऑब्जेक्ट का, है ना, जो इसका उपभोक्ता होगा, है ना, उपभोक्ता के ऊपर ये लगेगा। ठीक है, यह यह इस संदर्भ में व्यापक 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 है, जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। कुछ को छोड़कर ये बाकी सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब एक ही कर लगेगा। आप जैसे अलग अलग प्रकार के कर लगते थे, अब क्या होगा? एक ही प्रकार का हमें कर भुगतान करना होगा। संविधान में नया अनुच्छेद 279A, याद रखिए 279A जोड़कर जीएसटी परिषद किसका गठन? जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट, कहां पर? 279A में जीएसटी परिषद का, है ना, गठन किया गया। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2016 को की गई। 15 सितंबर 2016 को की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष कहलाएंगे, है ना। और केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य वित्त वित्त, है ना, सॉरी, केंद्रीय केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राजस्व के प्रभारी एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री, या वे जिन्हें नामित राज्य करे, इसके सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? सबसे पहले तो एक अध्यक्ष होगा, है ना, एक अध्यक्ष तो हो ही गया इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? केंद्रीय राज्य मंत्री, है ना, तो जो राज्य मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री का भार दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो होंगे, है ना, वित्त राजस्व का प्रभार जिन्हें दिया जाएगा, किन्हें? जो राज्य मंत्री जिन्हें वित्त और राजस्व का प्रभार दिया गया है। ठीक है, वो, और राज्यों के वित्त या कर मंत्री, है ना, वित्त या कर मंत्री। यदि हम बात करें तो हमारे कितने राज्य है? हमारे 28 राज्य। तो 28 राज्यों के 28 मंत्री यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा नामित किए गए, है ना, सदस्य, है ना, ये क्या हो जाएंगे? इसी में शामिल हो जाएंगे। या तो ये मंत्री ही शामिल हो सकते हैं, या उनके द्वारा नामित कोई सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। यह परिषद उन करों, उपकरों, अधिभारों, है ना, जो संघ, राज्य, क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं, है ना, के जीएसटी में सम्मेलन, है ना, जीएसटी में सम्मेलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देंगी।
है ना, ये सिफारिशें देंगी और उसके बाद इन्हें सिफारिशों को पास किया जाएगा और उस आधार पर इन्हें लगाया जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रकार से सोचेंगे कि किस हिसाब से हमारी सिफारिशें की जाए और किस हिसाब से इन्हें लगाया जाए। उसके बाद देखेंगे हम, यह जीएसटी से संबंधित मानकों को निर्धारित करेगा कि मतलब जीएसटी किन मानकों के आधार पर हमारा क्या करेगा, कर लगाएगा। इन मानकों को निर्धारण करने का अधिकार भी किसको है, जीएसटी परिषद को है। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद को ही होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री होगा, है ना। और अन्य सदस्य में केंद्रीय राज्य मंत्री, जिसे वित्त प्रभार सौंपा गया है, राज्यों के वित्त मंत्री इसके अंदर शामिल होंगे, 28 या फिर उनके द्वारा नामित कोई सदस्य होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इसमें। 102वां संविधान संशोधन 102 है ना, 102वां संविधान संशोधन 2008 में किया गया, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान लाया गया। ये थोड़ा सा देखने लायक है। यहाँ पर कुछ आयोग बनाए गए नए, है ना, उनको भी समझते चलेंगे थोड़ा थोड़ा सबको, है ना। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब अब जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो पहले आयोग बना हुआ था बस, उसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 368 तथा 368 ए के साथ, है ना, के साथ क्या जोड़ दिया गया है, 388 बी को भी शामिल कर दिया गया। किसको शामिल कर दिया गया, 388 बी को भी शामिल किया गया, है ना, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक है, इनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से है। उसमें 388 बी ये भी जोड़ दिया गया। 338 बी है ये, सॉरी, यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है। 338 बी को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया, 338, है ना, 338 बी को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और क्या बना दिया गया, हमारा हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग को इसके अंदर गठित कर दिया गया। अब ये विधेयक की बात करें, अभी हमने आपको बताया था कि बिल जो होता है वो क्या होगा, विधेयक होगा, है ना। तो ये किस नंबर का बिल है, 123, 123वां बिल है ना, 123वां बिल है, जो किस आधार, कैसे कैसे पास हुआ है, 102वें संविधान संशोधन के रूप में पास हुआ है। कब, 2018 में, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया, उसे संवैधानिक पर दर्जा प्रदान किया गया। तो ये भी पूछा जाता है ना, कि ये कौन सा बिल था, तो 123वां बिल था। इसके पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये कौन सा है, 119वां, मतलब 119, 20, 21, 22, 23, है ना, 19, 20, 21, 22 और ये 23, मतलब इसके बीच में 3 बिल और आए जिन्हें क्या किया गया, पास नहीं किया गया, है ना। जिन्हें पास नहीं किया गया, या तो लोकसभा में खारिज हो गया, या तो राज्यसभा में खारिज हो गया, है ना, या तो उसे पास होने ही नहीं दिया, बिल आया और खत्म हो गया, आते से उसे पहले ही सदन में पास नहीं किया गया। ठीक है, ठीक। संविधान में 102, है ना, संविधान में 102वां संशोधन अधिनियम 2008, 338 बी, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पर 338 बी, यहाँ पर करेक्शन है। 338 बी की शुरुआत की, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सामाजिक, किससे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है ना। अनुच्छेद 342 ए, यहाँ पर अनुच्छेद 342 ए के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश के संबंध में, और यह एक राज्य है जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, है ना, राज्यपाल के परामर्श के बाद सा, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को ये निर्दिष्ट कर सकता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर कौन कर सकता है, हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। वही बताएगा कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कौन है। ठीक है, जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो, है ना, वो बताएगा कि कौन यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है और कौन पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है और कौन नहीं आता है। यहाँ पर राज्यपाल से संस्तुति ली जाएगी और राष्ट्रपति उसको घोषित करेगा। ठीक है, चलते।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है ना। अब क्या है, आयोग 5 सदस्य होते हैं। आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसके मुहर युक्त, है ना, मुहर युक्त आदेश पत्र द्वारा की जाती है। मतलब अल्टीमेटली राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य, है ना, के अन्य सदस्य के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति ही क्या करेगा, इनका कार्यकाल का निर्धारण, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है ना। इससे पहले एनसीबीसी, सामाजिक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था, मतलब विधि के अनुसार निकाय बना हुआ था, सांविधिक, है ना। तो विधि बना के हमने एक निकाय बना दिया था, लेकिन संवैधानिक नहीं था। विधि हमने बना दी थी, मतलब हमने कानून बना दिया था, हमने कानून के आधार पर इसको शामिल कर दिया था, लेकिन संवैधानिक का इस कानून को हमने संविधान में शामिल नहीं किया था। संविधान में इसको शामिल नहीं किया था तब, है ना। अब क्या कर दिया, इसको संविधान में शामिल करके संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसके अंतर्गत था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत था पहले, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा होगा। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338, है ना, 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। 366 मतलब ये किस किस से संबंधित है? 338, 342 और 366 से संबंधित ये है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था अभी, है ना, कि सबसे पहले तो 338 में क्या कर दिया गया हमारा, यहाँ पर सबसे पहले शामिल किया गया है 338 बी में क्या शामिल कर दिया गया हमारा, संशोधन कर दिया गया, है ना, और एक आयोग बना दिया गया, ठीक है। एक आयोग को यहाँ पर बना दिया गया। और 342 ए की बात करी थी हमने, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, है ना, मतलब पिछड़ा वर्ग किसको घोषित करना है वो राष्ट्रपति करेगा। किसमें था? 342 ए में था। और 338 बी में हमने क्या है, ये हमारा हमारा वो था, किसको, एक आयोग जो बना है, आयोग को किसमें शामिल कर दिया गया है? 338 बी में, ठीक है। ये देखिए, तो इसके अंदर ये सभी अनुच्छेदों से संबंधित है हमारा 338 बी, 342 ए और 366, इन सब में चेंजेस किए गए और इनको जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 338 बी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ये अधिकार प्रदान करेगा 338 बी, है ना। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करेगा। 342 ए, दोनों अनुच्छेद बहुत ही काम के और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन आता है 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिए, ये संविधान संशोधन भी अच्छा खासा है, इसको हम देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16 में, है ना। अनुच्छेद 16 में संशोधन, क्योंकि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2019 में हुआ और अनुच्छेद 16 से संबंधित है ना। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर, है ना, सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब ये विधेयक कौन सा है? यदि विधेयक की बात करें तो 124वां 124वां संविधान संशोधन है यहाँ पर हमारा, है ना। 124वां संशोधन विधेयक है। अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। एक उपखंड जोड़ा गया जो राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी वर्ग के नागरिक के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। विशेष प्रावधान बनाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन वो किस में आते हैं? जो इस क्षेत्र में जहां पर जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल है,
है ना, उनके लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। तो 103वां संविधान संशोधन हमारे आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद इसमें प्रावधान क्या किए गए, प्रावधानों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 है ना के 6th पार्ट के ए भाग में हम देखते हैं, इसके अनुसार राज्य क्लास 4 और क्लॉज 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से प्रावधान लागू कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम 15(6)(b), 15(6)(b), 6 का भी बी है ना, इसके अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा संस्थानों, कॉलेज में है ना, कॉलेज में मिल गई आपको सीट मिल गई, ठीक है, कॉलेज में आपको सीट मिल गई, स्कूलों में आपको सीट मिल गई, और दूसरी यदि आप हायर एजुकेशन के लिए जाते तो वहां पर, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 का 6 भाग 6 है ना, इसी अनुच्छेद के क्लॉज 4 में वर्णित वर्गों में इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी, है ना। नियुक्तियों और पदों के लिए मतलब आप देखो, पहले तो ये किसके था, शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में हमने देखा था, है ना, ये शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में है, और ये किसके बारे में है, नियुक्ति के बारे में। यदि आप किसी भी पद पर नियुक्ति चाहते हो और आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक पिछड़े हैं, ठीक है, तो आपको 10% आरक्षण उसका की सुविधा उसके अंतर्गत मिलेगी, ठीक है। ये कोटा 10% कोटा SC, SC, OBC है ना, तो कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण से अलग होगा। इस आरक्षण से, ये जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, ये 10% कोटा ST, SC, OBC का 49% जो आरक्षण दिया हुआ है, इससे अलग होगा। इसके अंदर भी मतलब पूरा टोटल आरक्षण अब ये हो गया है, मतलब 59.5% आरक्षण हो गया है, इससे अलग ही होगा, है ना। यदि आरक्षण इससे अलग मिल रहा है तो इसके अंदर ही जुड़ेगा, है ना। तो कुल आरक्षण पिछड़े वर्गों को भी, क्योंकि हमको तो मिल ही चुका है SC में, ST में, OBC में, और फिर अलग से 10% आरक्षण और जोड़ दिया गया, है ना, और 59.5% आरक्षण कुल मिलाकर हो गया, ठीक है। ये प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए। 104वां और अंतिम संविधान संशोधन की बात करते हैं हम, कि आखिरी संविधान संशोधन जो 104वां अभी हाल ही में हुआ है, 104वें संविधान संशोधन 2019, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन है ना। ये कौन सा विधेयक है, 126वां विधेयक है, 126वां संशोधन विधेयक है, जिसे 2019 में पेश किया गया, ठीक है। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, 334 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के तहत लोकसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई, ठीक है। ST, SC है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, ST का जो प्रावधान था कि ST, SC के प्रावधान 2020 में खत्म हो रहे थे, है ना, 2020 में यह प्रावधान खत्म हो रहे थे, कि ये जो आरक्षण है जो पहले बढ़ा दिया गया था, वो बढ़ता हुआ का 2020 में खाली हो रहा, खत्म हो रहा था। इस प्रावधान को यदि खत्म कर देते तो क्या हो जाता है, ST, SC को क्या हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें खत्म हो जाती, ST, SC और इसकी सीटें यहाँ पर क्या हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन इस आरक्षण को अभी भी देखा गया कि ये अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, इसलिए इस प्रावधान को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जनवरी में यह प्रावधान खत्म हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसको 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो सीटें हैं वो अल्टीमेटली उनको वापस से वैसी ही एज इट इज मिलेगी। मतलब SC के लिए जो सीट रिजर्व है, ST के लिए जो सीट रिजर्व है, उसका प्रावधान बढ़ा दिया गया। पूर्व में यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक ही था, है ना, 25 जनवरी 2020 तक ही ये प्रावधान थे। इसके अलावा एक और, है ना, एक और प्रावधान में संशोधन हुआ है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय, है ना, के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जो दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में शामिल होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते करते आ रहे थे,
है ना, तब से शुरुआत से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, जो एंग्लो इंडियन, है ना, जो अंग्रेजी समुदाय को हमारे देश में उनका प्रतिनिधित्व करते थे, उनका प्रावधान क्या कर दिया गया, इसमें से हटा दिया गया। तो ये भी हमारे लिए बहुत मुख्य हो जाता है। कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य, इनको भी हटा दिया गया। एसटी से संबंधित ये हमारा सेक्शन था, अनुच्छेद 104। ठीक है, अब प्रमुख संविधान संशोधन के लिस्ट को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट, एकदम फटाफट चलेंगे, और पूरी लिस्ट को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी संविधान संशोधन में क्या हुआ। प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए आया था 1951 में। फिर उसके बाद नई अनुसूची जोड़ दी गई, कौन सी, नई नवी अनुसूची, और इसमें किसको डाल दिया गया, भूमि सुधार को डाल दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के बारे में क्या बात करते हैं, 56 में किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय बना दिया गया, क्योंकि 56 में क्या हुआ था, राज्यों का गठन हुआ था। राज्यों के गठन के आधार पर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय बनाने की स्थिति नहीं थी, तो उस आधार पर क्या कर दिया गया, एक और संशोधन करके 7वां संविधान संशोधन करके क्या बोल दिया गया कि 2 राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, है ना, की व्यवस्था की गई। तो उच्चतम न्यायालय को 214 में दिया गया है। भारत में अभी तक 25 उच्च न्यायालय शामिल है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें दी गई है, 224A में दी हुई है। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, है ना, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ दिया गया, है ना। अब 3 दिसंबर 2019 को दादर नागर हवेली, है ना, जो दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया था, भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था। अब दादर नागर हवेली और दमन और दीव, है ना, दमन और दीव, दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हमारे पहले, है ना, किसको, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़कर कितने हो गए थे, हमारे पास 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इन दोनों को मिलाकर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया गया, तो अब हमारे पास कितने हैं, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर शामिल है ना। 12वां संविधान संशोधन, गोवा, है ना, गोवा पुर्तगाल से अलग कर 1961 में शामिल कर लिया गया। दमन दीव को पुर्तगाल से अलग करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, दमन दीव को यहाँ पर कर देगा दादर नागर हवेली को 61 में, और 62 में गोवा को और किसको, दमन दीव को, और फिर ही 62 में 13वां संविधान संशोधन करके किसको, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, है ना, उसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। ठीक है, फिर उसके बाद 14वां संविधान संशोधन, मतलब 10वां, 12वां, 13वां, 10, 12, 13, 14, है ना, और ये 62, है ना, 62 में चल रहा है, 61, 62, और इसमें सब राज्यों को ही बनाया गया, राज्यों को बनाया गया। यहाँ पर पुदुचेरी को क्या कर दिया गया, फ्रांस से अलग करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, मैंने बताया था, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा बनी थी, पहले 14 भाषा थी, फिर उसके बाद कितनी हो गई, एक भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद किया गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, फिर 4 भाषाएं और जुड़ गई। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमारी टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं अभी तक संविधान में हमारी शामिल है, जिनको 8वीं अनुसूची में दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया, बना दिया गया था। 31वां संविधान संशोधन, यहाँ पर लोकसभा की सीटों, है ना, सीटों को 125 से बढ़ाकर, सॉरी, 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। लोकसभा की सीटों को परिसीमन आयोग द्वारा, है ना, तो शुरुआत में सीटें 1971 के आधार पर ही अभी भी सीटों का विभाजन है। हमने हमारे सेक्शन में देखा था, भाग 1 की बात चल रही है यहाँ पर अभी भी। ठीक है, यहाँ पर अगला चलते हैं हम 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। यहाँ पर सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया, वो भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का बना दिया गया। और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर चौग्याल का शासन हुआ करता था, तो हमने इसको विशेष दर्जा देकर क्या कर दिया गया, 10th शेड्यूल में इसको शामिल करा, और 10th शेड्यूल से इसको हमने क्या कर दिया, एक राज्य का दर्जा बना दिया गया, और 10th शेड्यूल को हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। 10th शेड्यूल अभी आगे आएगा, जिसको हम क्या कर देंगे, बनाएंगे वापस, 10वीं अनुसूची को हम वापस से बनाएंगे, अभी यहाँ पर समाप्त कर देगा। पहले किसके लिए बनाई गई थी, सिक्किम के लिए बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, छोटा संविधान संशोधन, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ठीक है, और भाग 4 क, है ना, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को
जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को भी इसी के द्वारा जोड़ा गया। लोकसभा तथा राज्य राज्य विधान सभाओं की कार्यकाल को कहाँ क्या कर दिया गया, 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। लोकसभा विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से क्या कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। 3 नए नीतिशक तत्व जोड़ दिए गए, है ना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 1 वर्ष। 1 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे 6 साल था, उसको वो कर दिया गया। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन इसके कुछ प्रावधानों को खारिज करने के लिए मुख्य रूप से आया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान को, पहले ही प्रावधान को खारिज करता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है ना, वापस 5 वर्ष कर दिया गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति तो समझ में नहीं आ रहा है कि आंतरिक अशांति मतलब किस प्रकार की अशांति है ना। यदि आंतरिक अशांति अब सशस्त्र होगी, हथियारों के साथ यदि विद्रोह होगा, तो उसको हम आंतरिक अशांति बोलेंगे। और उस आधार पर हम क्या करेंगे, हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है, पहले ये था। ठीक है, अब सशस्त्र विद्रोह उसकी जगह हो चुका है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 की बात हो रही है ना। और एक विधिक अधिकार के रूप में इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसको एक विधिक अधिकार के रूप में इसको शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 20 और 21 महत्वपूर्ण, द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर आगे हमारा वापस कौन सा 52वां संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट। देखो अभी कनेक्ट करवा देते हैं। देखो 36 है ना, 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को ऐड करने के लिए हमने 10वीं अनुसूची बनाई। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन बनाया था, है ना, लेकिन वहां पर हमने 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। लेकिन 52वां संविधान संशोधन में हमने क्या कर दिया, 10वीं अनुसूची बनाई 1995 में। और दल बदल के आधार पर, है ना, आया राम गया राम स्थिति को क्या कर दिया हमने, 10वीं अनुसूची में दल बदल को हमने क्या कर दिया, एक मतलब दल बदलने के आधार पर यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो क्या हो जाएगा, उसका नॉमिनेशन खारिज हो जाएगा। नॉमिनेशन को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया इस आधार पर। और आगे जाकर हमने और भी उसको और कड़ा, उन कानूनों को क्या कर दिया, और भी कड़ाई से पालन करवाया। उसके बाद आते हैं हम किसमें, 61वां संविधान संशोधन हमारा 1989 में ही किया गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु किससे 21 से घटाकर 18 कर दी गई। मतलब 21 से हटाकर यदि 18 कर दी गई तो लाखों, है ना, करोड़ों युवा, है ना, लाखों करोड़ों युवा क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। चुनाव में चुनाव में वो वोट कर सकते थे। चुनाव में वोट का अधिकार बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर मिल गया। जैसे याद रखें 612118, 612118, 61 संविधान संशोधन, है ना, उससे 21 वर्ष की आयु से क्या कर दिया गया, 18 वर्ष की आयु कर दी गई। 89 में किया गया था संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन 65th अमेंडमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। ST SC के लिए राष्ट्रीय आयोग, है ना, अभी हमने देखा, है ना। तो उसमें ST SC के लिए राष्ट्रीय आयोग के विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। और ST SC आयोग के लिए बात की गई। यहाँ पर 69th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 1991 में हुआ, है ना। दिल्ली को क्या कर दिया गया, विशेष दर्जा प्रदान किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। आपको उसमें बता चुका हूँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, जिलों को शामिल कर दिया गया। और इसी को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कब, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। 71वें संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं। 19 कोंक मणि नेपाली, हमने बताया था कि 3 भाषाओं को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन, वहां पर 21वां संविधान संशोधन था, उसमें सिंधी को शामिल किया गया था, है ना, सिंधी को शामिल किया गया था। यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय दिए गए। तो उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ये भी शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भाग 9 का जोड़ा गया। और अनुसूची 12 इसके अंदर जोड़ दी गई। कितने विषय दिए गए, 18 विषय इसके अंदर शामिल किए गए, है ना।
फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। और नीति निषेध तत्वों में भी संशोधन करके 45 में की विषय वस्तु को थोड़ी सी परिवर्तित कर दी गई है ना। 89th अमेंडमेंट है ना। 90वां संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है ना। पहले ये दोनों एक ही थे, फिर उनको विभाजित कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में शामिल कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इनको याद रखिएगा है ना। 338B जोड़कर हमने क्या कर दिया, ओबीसी को भी जोड़ दिया, ओबीसी को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा भाग 3 और यहीं पर हमारे सभी संविधान संशोधन कंप्लीट होते हैं। संविधान से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है, बहुत सारी चीजें हम और भी लेक्चर बनाएंगे और साइंस से रिलेटेड लेक्चर भी और ज्योग्राफी से रिलेटेड लेक्चर भी आपके पास मौजूद ही है। तो हम मिलते हैं। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। मिलते हैं एक बार फिर बाद में नेक्स्ट टाइम और हम आगे बढ़ाएंगे इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच।